जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी चैनल जेके एग्जाम्स में। और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो इसमें हमने पढ़ने हैं आज गांधीयन प्रिंसिपल्स। पिछले में हमने पढ़े सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, आज हमने पढ़ने हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। पूरी तरीके से आई होप कि आपको आइडिया होगा। आर्टिकल पूरी तरीके से हम इस हर एक आर्टिकल को, इसमें क्या कौन कौन से आते हैं आपको पूरे तरीके से गांधी की फिलॉसफी, गांधी का आइडिया इसमें पूरी तरीके से नजर आ जाएगा। अब अगर आर्टिकल्स की बात करेंगे तो इसमें आता है आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, और इसके अलावा इसमें आता है आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48 आते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। अब एक एक को स्टडी करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 40 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 40 क्या कहता है? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, विलेज पंचायत को डेवलप करने में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 40 बताता है, और ये गांधीयन प्रिंसिपल्स में कंसिडर किया जाता है। आर्टिकल 43 को अगर बताएंगे टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री को रूरल एरियाज में प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 43 रखा गया है। आर्टिकल 43B टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 43B रखा गया है। अब 46, आर्टिकल 46 को अगर नजर मारेंगे तो प्रमोट द एजुकेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड STs, जो हमारे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, चाहे वो SC ST और इसके अलावा जो भी वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एनहेंस करना, आर्टिकल 46 रखा गया है। आर्टिकल 47 को अगर नजर मारेंगे तो आर्टिकल 47 टू प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिबल ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, मतलब जो टॉक्सिक ड्रिंक्स होती है या ड्रग्स होते हैं, तो उन चीजों को रोकने के लिए हमारे पास आर्टिकल 47 रखा गया है। अब अगर आर्टिकल 48 की बात करेंगे टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काल्व्स, मतलब पूरी तरीके से अगर इस चीज को समझने की बात करेंगे तो ये वो वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 48, जिसके अंडर मतलब गाय वगैरह को मतलब मार लेना पूरी तरीके से पाबंदी रखी गई है इसके ऊपर। अब इसमें मैंने पहले ही बोला ये जस्टिसेबल है और मतलब पूरी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल है। अब किसी भी स्टेट में यह पूरी तरीके से लागू होता है और किसी भी स्टेट में ये पूरी तरीके से लागू नहीं होता। मान लो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता है एज पर एज 100% इज कंसिडर। क्यों? क्योंकि ये यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, तो दे डोंट वांट टू इंटरफेयर बिटवीन द रिलीजियस मैटर्स। तो वहाँ पर अब अगर मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी भी तो ये इसको अल्टर नहीं कर सकती है। पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, हाई कोर्ट नहीं जा सकती, इस चीज़ को अल्टर नहीं कर सकती है। ये आपके लिए थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अब पढ़ेंगे लास्ट में लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब इन पर बात करेंगे। आर्टिकल 44 से ही स्टार्ट होते हैं और इसके अंडर आते हैं आर्टिकल 44, 45, 48, 49, 50 और 51। अब अगर बात करेंगे पूरी तरीके से एक एक करके आर्टिकल्स की, तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है आर्टिकल 44 टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस चीज को मैं पूरी तरीके से आने वाले वीडियोस में पूरी तरीके से समझा दूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप फिलहाल बस लिखते जाइए ये टर्म और आगे जाके ये पूरी तरीके से आपको क्लियर होने वाला है। अब अगर आर्टिकल 45 की बात करेंगे, अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज जो भी हमारे पास चाइल्ड है उनको चाइल्ड हेल्थ मतलब केयर और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब अगर बात करेंगे आर्टिकल 48 की, तो ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। जो हमारे पास एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री को उसको मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस के तहत डेवलप करना पूरी तरीके से। अब अगर आर्टिकल 49 की बात करेंगे टू प्रोटेक्ट, अगर हम पूरी तरीके से आर्टिकल 49 को देखेंगे तो वो हमारे पास जो भी मॉन्यूमेंट्स है उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कौन सा आर्टिकल 49 रखा है। अब अगर आर्टिकल 50 की बात करेंगे तो टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट। इस चीज़ को मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा। अगर हम देखा जाए तो कुछ साल पहले या कुछ बहुत ही पहले मतलब देखा जाता था कि मतलब जो हमारे IAS थे, इंडियन सिविल सर्विसेज थे, तो वो क्या करते थे? वो पूरी तरीके से जुडिशरी का काम भी खुद ही करते थे। एक तरीके से जुडिशरी को उन्होंने हाथ में लेकर खुद ही काम करते थे। बट इस चीज़ को सेपरेट करने के लिए, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने के लिए पूरी तरीके से आर्टिकल 50 रखा गया है। आर्टिकल 51 की अगर बात करेंगे टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, इंटरनेशनल पीस और सॉवरेनिटी को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 51 रखा गया है।
यहाँ तक अगर देखेंगे तो अभी तक हमारे पास मतलब इतनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1970 से क्या हुआ कि 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गए। ये किस अमेंडमेंट हुए 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। इसमें सबसे पहले क्या आता है, आर्टिकल 39 टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 39 पूरी तरीके से हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को पूरी तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। अब यहाँ पर बात अगर करेंगे आर्टिकल 39A की, 39A था, 39A दूसरा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये आर्टिकल 39A के अंडर रखा गया। अब अगर आर्टिकल 43A को देखा जाए तो यह है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ये 43A के अंडर रखा गया। अब अगर आर्टिकल 48A को देखा जाए तो टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्स को बचाना, एनवायरनमेंट को बचाना, उसके लिए आर्टिकल 48A रखा गया। ठीक है, आई होप कि यू मे हैव गॉट दिस इजीली, और आप इन चीज़ों को नोट करते जा रहे होंगे। अब अगर बात करेंगे लास्ट में जो हमारे पास आता है वो ये है कि क्रिटिसिज्म हमारे इन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। और मेनली कौन कौन सा क्रिटिसिज्म है, नो लीगल फोर्स, कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो इनको क्यों रखा ही गया है, तो इनको पूरी तरीके से जब फोर्स में नहीं लाते हैं तो इनको क्यों रखा गया है, ये पहला क्रिटिसिज्म है। इलॉजिकली अरेंज्ड मतलब ये पूरी तरीके से जो अरेंज किए गए हैं इलॉजिकली किए गए हैं, इनमें कोई भी लॉजिक नहीं है। कंजर्वेटिव, इसके अलावा एक और इसका क्रिटिसिज्म है, मतलब ये 19th सेंचुरी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और ना कि 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग। अब अगर बात करेंगे इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट पाया जाता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इसमें कुछ चीजें ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था कि आर्टिकल 48 जो गांधीयन में था वो मतलब आई होप कि ये वाला आर्टिकल आपको पूरी तरीके से याद होगा, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस। अगर इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये पूरी तरीके से कन्फ्लिक्चुअल बन जाता है मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच में। इस पर बहुत सारी मॉब लिंचिंग्स भी हुई है और बहुत सारी परेशानियां देश में ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर देखा जाए इस चीज़ को पूरी तरीके से यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट का बाइस बन जाती है। तो अब अगर बात करेंगे हम सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ों की, ये 10 पॉइंट्स में जो बताने वाला हूं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप इन पर यहाँ पर ताला मार दो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। आर्टिकल 36 क्या बताता है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट। ठीक है, अब आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 42 प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस, जो मैं पहले भी बताया, और मैटरनिटी रिलीफ। अब अगर बात करेंगे आर्टिकल 44 की यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 चाइल्ड केयर एंड फ्री एजुकेशन। आर्टिकल 46 की अगर बात करेंगे तो SC ST एंड वीक सेक्शंस प्रमोशन। अगर बात करेंगे आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 की अगर बात करेंगे तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आई होप कि यू मे हैव गॉट दिस पॉइंट्स और आपको पूरी तरीके से ये वाला टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने इस चीज़ को जी लगा के पूरी तरीके से नोट किया होगा। अब आप स्टडी कर लीजिए ये चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे 73rd अमेंडमेंट और पूरी तरीके से उस चीज़ को समझा दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है। थैंक यू।